देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 12th के हिंदी विषय की वितान नामक पुस्तक का प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग, जिसको हम पूरा अध्ययन कर चुके हैं, उसके प्रश्न और उत्तर, इस पर हम विशेष परिचर्चा करेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1। यशोधर बाबू की पत्नी यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों के कहने पर, समाज को देखकर, बेटी की जिद पर उसका मन रखने के लिए ही थोड़ा थोड़ा उसके मन वाली भी करती हैं और धीरे धीरे अपने आप को नए समय के साथ सेट कर ले जाती हैं, फिट कर ले जाती हैं, सामंजस्य बैठा ले जाती हैं और वे अपने बाल बच्चों में काफ़ी खुश नज़र आती हैं, प्रसन्नचित्त रह लेती हैं। उनको बच्चों की कोई भी चीज़ अटपटी नहीं लगती, धीरे धीरे बच्चों के प्रेम के नाते स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन उसी जगह यशोधर बाबू, जो उनके आदर्श हैं, आदर्श पुरुष हैं उनके, किसंदा जी, जो कि बाल्यती थे, यानी विवाह इत्यादि नहीं किया था उन्होंने, आपके शब्दों में कहें तो बैचलर थे, तो वो जो किसंदा जी थे उनके सिद्धांतों का पालन करते रहे ये पंत जी। और इनका एक स्वभाव भी बन गया था कि आधुनिकता के तरफ मुड़ने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, पहनावा, वेतन, नौकरी, चाकरी, हर चीज़ उनको बच्चों की संभाव इम्प्रॉपर लगी और यही कारण था वे अपने बच्चों के साथ, नई पीढ़ी के साथ नहीं ढल सके, पुराने रवैये को अपनाते रहे। बच्चे भी उनके बार बार कहते थे, पिताजी आप तो एलडीसी टाइप वाले लोगों जैसे ठहरे और कुछ बदलिए नए ज़माने के लोगों के हिसाब से। लेकिन ये कदापि नहीं बदले और इनके मन में ये जो द्वैध था, जो दुविधा थी, जो सस्पेंस था, उसके चलते अपने बच्चों की हर चीज़ को नहीं समझ पाए या उसके अनुसार अपने आप को नहीं मना पाए और बच्चों के हर कार्य व्यवहार को ये समहाउ इम्प्रॉपर बोलते रहे, यानी पसंद नहीं कर सके और ये नई पीढ़ी के साथ ढल भी नहीं सके। और परिणाम क्या हुआ? टकराहट ही हाथ लगी, विचारों का न मिलना, तू मैं का होना, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या हुई और पंत जी अकेले पड़ गए। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं या खोज सकती हैं? तो जो हुआ होगा की अर्थ छवियां, जैसे आप जानते हैं कि जो हुआ होगा कह करके यह स्पष्ट किया गया है कि क्या हुआ इसका पता नहीं। हाँ, हुआ जरूर, मृत्यु तो हुई, लेकिन मृत्यु के किन्हीं भी कारणों का कोई भी जिम्मेदार नहीं बना, कोई देखने तक नहीं गया कि किसंदा की मृत्यु कैसे हुई। क्यों? क्योंकि किसंदा ने विवाह आदि किया नहीं था, बेटे बेटी पत्नी कोई था नहीं, गांव पड़ोसी के लोग भी, क्योंकि जिंदगी भर किसंदा अपने पूरे जीवन भर शहर में रहे और शहर में रह कर के गाँव वालों से संपर्क नहीं रखा, दूरी बनाए रखे और जब रिटायर हुए तो गांव गए। उनका अपना रक्त संबंधी में कोई रहा भी नहीं, अतः जब वे गांव गए तो वे ज़्यादा दिन तक नहीं जी सके और उनके मरने के बाद जब गांव वालों से यशोधर पंत जी जाके पूछते हैं कि कैसे मर गए, तो लोग कहे जो हुआ होगा, यानी किसी को कुछ नहीं पता कि बीमारी थी या कुछ नहीं था, अटैक पड़ गया, क्या हुआ, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई नहीं। हाँ, सच है जिसके कोई नहीं होता, क्योंकि इस बात को पंत जी स्वीकार करते हैं कि जिसका कोई अपना नहीं होता, कोई रक्त संबंधी नहीं होता, बेटे बेटे इत्यादि नहीं होते, उनकी मौत के कारणों को भी जानने के लिए लोग तैयार नहीं होते। लोग मान लेते हैं जो हुआ होगा से वो मर गया, और जो भी हुआ होगा लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह का स्वार्थीपन दुनिया दिखाती है। यद्यपि उसी व्यक्ति के धन संपत्ति को पाने के लिए लोग बाग दौड़ते हैं जो करीबी होते हैं बाद में, लेकिन जीते जी सेवा इत्यादि करने के लिए कोई नहीं आता। तीसरा क्वेश्चन है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। तकिया कलाम माने टेक, आदमी का कोई न कोई टेक जरूर होता, कोई न कोई शब्द जरूर होता है जो आदमी ये बात करते समय हर बार दोहराता है, उसको उसी टेक को भोजपुरी में टेक कहते हैं और खड़ी बोली में उसको तकिया कलाम कहते हैं। तो
तकिया कलाम की तरह यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? तो कहानी में इसी के ऊपर कहानी घूमती ही है। अगर यशोधर बाबू को हर चीज़ संभव इम्प्रॉपर न लगती तो कहानी बनती ही नहीं। यशोधर बाबू ऑफिस में हैं, अपने मातहतों के बार बार कहने पर उनकी खुद की सिल्वर वेडिंग के लिए वो उनको चाय समोसा करने के लिए पैसा तो दे देते हैं, लेकिन उनके साथ बैठ के नहीं खाते पीते, क्योंकि अपने मातहत मतलब जिनका मैं बॉस हूँ या जिनसे मैं सीनियर हूँ, अपने जूनियरों के साथ में बैठ के खाने पीने का भी काम करूं, ये चीज़ उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। बेटी की ड्रेस समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। बेटे की नौकरी 1500 रुपया महीना है, और जबकि खुद पंत जी रिटायर होने के समय में पेमेंट बढ़ते बढ़ते इतनी हुई थी, तो उनको बेटे की वह नौकरी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, क्योंकि वो 1500 रुपये महीने के बाद आने जाने का खर्चा, जेब खर्च, रहने रहने की व्यवस्था भी वो कंपनी दे रही है, प्राइवेट कंपनी है, तो इतना सारा पैसा देने वाली नौकरी भी समहाउ इम्प्रॉपर है, और वह लड़के की तनख्वाह भी समहाउ इम्प्रॉपर है, लड़के का व्यवहार इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। लड़के जो हैं ये ज़रूर कहते हैं कि आप फटा फ्लोवर पहन के दूध लेने चले जाते हो, लेकिन उनको यह कहना चाहिए यशोधर बाबू के हिसाब से कि पिताजी आप बुजुर्ग हो, आप घर में रहो, दूध लाने का काम हम लोग कर दिया करेंगे, सब्जी लाने का काम हम लोग कर दिया करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, इसलिए बच्चों का वो व्यवहार ही भी इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। लड़की का जीन्स और टॉप पहनना, खुली बाह होकर के घूमना, यह उसका ड्रेस भी। इस तरह की हालात है पंत जी की। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? अब इसको तो आप डिसाइड करेंगे कि आप लिखिए कि मेरी माताजी, मेरे पिताजी मेरे जीवन में बहुत कुछ लाने के लिए, सफलताएं दिलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा दिए। हमारी हर असफलता पे हमको फिर से संभल कर खड़े होने के लिए उन लोगों ने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, पैसा खर्चा किया, सब कुछ किया, और हमें अपने आदर्श, आप जिसको भी आदर्श मानते हो, उनके द्वारा किए गए तमाम कार्यों से मैं प्रभावित हुआ। इस तरह से हमारे जीवन को दिशा मिली, क्योंकि यशोधर बाबू के जीवन को दिशा मिली किसंदा के आदर्शों पर। किसंदा के आदर्शों का ये बखूबी पालन किए। हला उसको पालन करते समय इन्होंने घर परिवार से बहुत टकराहट मोल ली, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अच्छे से निभाया। तो हर किसी के जीवन में कोई न कोई दिशा निर्देश करने वाला होता है, कोई न कोई आदर्श होता है, और उन्हीं के कार्य व्यवहार पर चलकर व्यक्ति जिंदगी में सफल होता है। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? वर्तमान समय में परिवार की जो संरचना है, यह प्रश्न है, स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बैठा पाते हैं? हाँ, कहानी में थोड़ा बहुत अधिक है, लेकिन बहुत अधिक ऐसा देखा जाता है कि पुरानी पीढ़ी के लोग नए पीढ़ी के लोगों के तमाम बातों से अपना मन मस्तिष्क बैठा नहीं पाते, और वे परेशान होते हैं। और ये पीढ़ियों के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, ये उनके जीवन को, उनके बुढ़ापे को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देता है। तहस नहस तो नहीं कह सकते, लेकिन अस्त व्यस्त कर देता है। वे मानसिक तौर पे सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की